हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज हम लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि वन लाइनर है। ठीक है, वन लाइनर है वो प्रश्न हम देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ चुके हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, संकटावस्था में जीवन रक्षक हार्मोन, संकटावस्था में जीवन रक्षक हार्मोन का श्रावण कहाँ से होता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संकटावस्था में जीवन रक्षक हार्मोन का श्रावण कहाँ से होता है, मतलब किस ग्रंथि से होता है। तो इसका आंसर है एड्रिनल। ठीक है, मतलब अधिवृक्क ग्रंथि। आंसर क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अब हम देखेंगे अधिवृक्क ग्रंथि होती कहाँ है। ठीक है, तो अधिवृक्क ग्रंथि जो कि नाम से ही पता चल रहा है, वृक्क मतलब किडनी, अधि मतलब ऊपर। ठीक है, तो हमारी किडनी कैसी है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर इस तरीके से अधिवृक्क ग्रंथि होती है। इसको एड्रिनल ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या, एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको। अधिवृक्क मतलब वृक्क मतलब किडनी, किडनी के ऊपर। ठीक है, एड्रिनल मतलब रीनल, रीनल वर्ड जो है किडनी से संबंधित होता है। ठीक है, किडनी को रीनल भी बोलते हैं, किडनी को रीनल भी बोलते हैं। तो एड्रिनल मतलब रीनल के ऊपर, अधिवृक्क मतलब वृक्क के ऊपर। ठीक है, तो अधिवृक्क ग्रंथि ये है, ठीक है, किडनी के ऊपर। ये जो है जीवन रक्षक हार्मोन का श्रावण करती है। तो क्लियर हुआ, जीवन रक्षक हार्मोन का श्रावण कहाँ से होता है, तो अधिवृक्क ग्लैंड से होता है। ठीक है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे मिक्स है। ठीक है, कुछ टेक्सटाइल से भी होंगे, कुछ ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार है। क्या क्वेश्चन है, पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि पुरुषों में लिए आवश्यक है। ठीक है, पुरुष पुरुष जनित, पुरुष मतलब पुरुषोजन्य रोग है, सॉरी, पुरुषोजन्य जो है वो हार्मोन है, वो कौन सा है, कौन से हार्मोन को पुरुषोचित हार्मोन कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या है, पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसका आंसर है टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक, ये पुरुषोजन्य हार्मोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन, इसका इसका श्रावण कहाँ से होता है, तो इसका श्रावण होता है वृषण से। ठीक है, वृषण से इसका श्रावण होता है। ये हार्मोन ही है जो कि पुरुषों में उनके योग्य जो जो उनके जन्य जो लक्षण होते हैं वो शो होते हैं। ठीक है, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना और फिर जो भी चीजें हैं वो इसी हार्मोन की वजह से ही आते हैं। जब ये हार्मोन डिसबैलेंस होता है तो भी उनकी बॉडी में कुछ फर्क होता है, जो भी फर्क होता है वो इस हार्मोन की वजह से होता है। तो क्वेश्चन क्या है, पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो कि इंसुलिन का निर्माण करती हैं, कहां पर पाई जाती है? लैंगरहैंस द्वीपिकाएं जो कि किसका निर्माण करती हैं? इंसुलिन का। इंसुलिन का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? ये भी मैं कई वीडियो में आपको बहुत जगह समझा चुकी हूँ, बहुत जगह ये क्वेश्चन आ चुका है घुमा फिरा के, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, तो अलग अलग जगह पे हमने इस चीज को, एक ही चीज को समझाया। तो आज हम फिर समझते हैं क्या पूछा जा रहा है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, सबसे पहले ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती कहाँ है ये जानेंगे, और इसका ये किसका श्रावण करती है? इंसुलिन का। ठीक है, इंसुलिन का श्रावण करती है, ये कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है अग्न्याशय। अग्न्याशय या फिर पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में पाई जाती है लैंगरहैंस की द्वीपिका। अब पैंक्रियाज है कहाँ, बॉडी में कहाँ पे है वो हम देखेंगे। जब हम पाचन संस्थान पढ़ते हैं तो ये अमाशय होता है, यहाँ से छोटी आंत शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पत्ती नुमा संरचना होती है, इसके ऊपर उभार होते हैं, किसकी तरह? सहतूत की तरह। पूछा जाता है जो अग्न्याशय होता है उस पे जो है किस तरीके का उभार होता है, तो इस अग्न्याशय में ही क्या होती है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ठीक है, इस अग्न्याशय मतलब पैंक्रियाज में ही लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती है। इसमें कई तरीके के सेल होती है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो जो इंसुलिन है ये कौन सी सेल जो है सिक्रिएट करती है? तो बीटा सेल। ठीक है, बीटा सेल। अग्न्याशय में लैंगरहैंस द्वीपिकाएं होती हैं, लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में जो बीटा सेल होती है वो क्या करती है? इंसुलिन का श्रावण करती है। ठीक है, और जो अल्फा सेल होती है वो ग्लूकेगॉन का श्रावण करती है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, टेक्सटाइल से है। ठीक है, टेक्सटाइल से है ये। टेक्सटाइल से क्वेश्चन है कि धागे को मापा जाता है, धागे को मापा जाता है, धागे को किससे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है हेयरनेस, हेयरनेस मीटर से। ठीक है, हेयरनेस मीटर से धागे को मापा जाता है। ये सीधे सीधे आप नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा धागे को नापा जाता है, इसके साथ ऑप्शन कई होंगे पर आपको कौन सा लगाना है? हेयरनेस मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर रचना की वह इकाई, शरीर रचना की वह इकाई जिससे शरीर रचना की वह इकाई जिससे शरीर का निर्माण हुआ है, क्या हुआ है? शरीर का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन बहुत इजी है पर बहुत ज्यादा घुमा के पूछा गया है, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे पूछे जा रहे हैं शरीर रचना की वह इकाई, यहीं पे क्वेश्चन खत्म। यहीं पे मतलब शरीर रचना की इकाई को पूछा जा रहा है जो कि शरीर का निर्माण हुआ। किससे शरीर का निर्माण हुआ है? तो हम अपनी बॉडी की यूनिट क्या पढ़ते हैं? सेल यानी कोशिका। ठीक है, कोशिका, इसका आंसर होगा कोशिका, कोशिका यानी कि सेल। ठीक है, क्या समझा हमने? शरीर रचना की वह इकाई जिससे शरीर का निर्माण हुआ है तो वो क्या है? कोशिका है यानी कि सेल। हमारी बॉडी की जो यूनिट है वो क्या है? सेल। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, क्यूलेक्स मच्छर के
काटने से होता है। क्या होता है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्यूलेक्स मच्छर, मतलब जो क्यूलेक्स मच्छर होता है उसके काटने से होता है। मतलब उस बीमारी का जो वाहक है वो क्या है? क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका वाहक क्यूलेक्स मच्छर है, जिसके काटने से फाइलेरिया होता है ना। तो क्यूलेक्स मच्छर काटने से क्या होता है? फाइलेरिया होता है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे फाइलेरिया। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है, ऑप्शन रहेंगे उसमें फाइलेरिया आपको चुनना होगा। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है फाइलेरिया का वाहक कौन है, फाइलेरिया रोग का वाहक कौन है, तो आप बोलेंगे क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की दवाइयों का खाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है गर्भ निरोधक दवाई के रूप में क्या पूछा जा रहा है? गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन्स की दवाइयां खाते हैं। किस हार्मोन की दवाइयां खाते हैं। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि गर्भ निरोधक के रूप में जो दवाइयां आती है, मतलब जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं वो कौन सी हार्मोन होती हैं, कौन सा हार्मोन होता है, तो वो होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजेंस। एस्ट्रोजेंस हार्मोन क्या करता है? ये महिला जन्य हार्मोन है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है महिला जन्य हार्मोन कौन सा है, तो एस्ट्रोजन है। ठीक है, और पुरुष जन्य क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्या है? टेस्टोस्टेरोन। और महिलाओं के लिए कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है? ये कहाँ से सिक्रेट होता है? ये ओवरी से सिक्रेट होता है। और ये क्या करता है? ये ओवम बनाने का कार्य करता है और ओवम को बॉडी से बाहर निकालने का भी काम करता है। तो जब भी कोई लेडी गर्भ निरोधक गोली खाती है तो उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसमें ओवम बन के वो बाहर आ जाते हैं तुरंत। ठीक है, तो ये होता है इसका पूरा प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पोषण विज्ञान का जनक कहा जाता है। पोषण, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। पोषण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन अभी 2021 में भी आया है। किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जो पोषण विज्ञान के जनक है वो कहा जाता है एंटोनी लेवाइजर को। क्या नाम है इनका? एंटोनी लेवाइजर। एंटोनी लेवाइजर को पोषण विज्ञान का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है। ठीक है, इस बार 2021 में भी ये आया था टीजीटी में। ठीक है, तो पोषण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवाइजर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फलों की शर्करा को कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। फलों की शर्करा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रैक्टोज। ठीक है, फ्रैक्टोज कहा जाता है फलों की शर्करा को। ठीक है, फलों की शर्करा को फ्रैक्टोज कहा जाता है। गन्ने की शर्करा को क्या कहा जाता है? सुक्रोज कहा जाता है। ठीक है, गन्ने की शर्करा को सुक्रोज, फलों की शर्करा को फ्रैक्टोज, और जौ की शर्करा को भी कुछ बोलते हैं। इस तरीके से बहुत हर चीज की में अलग कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शर्करा का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अलग प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो फलों के अंतर्गत कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये पूछा जाता है। इसको पूछने का तरीका ये है, फलों की शर्करा को कहा जाता है तो फ्रैक्टोज कहा जाता है। नेक्स्ट है
मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें सबसे पहले ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है, ब्यूटारिक, ठीक। और नेक्स्ट होता है कैप्राइक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कैप्राइक। अगर आपसे पूछा जाए मक्खन में महक के लिए कौन सा जो है अम्ल उत्तरदायी होता है, तो ब्यूटारिक अम्ल की वजह से मक्खन में जो अजीब सी महक आती है वो किसकी वजह से होती है? ब्यूटारिक की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मक्के की प्रोटीन को क्या कहते हैं? मक्के की प्रोटीन को ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? मक्के की प्रोटीन को क्या कहते हैं, मतलब मक्के के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उस प्रोटीन को कहते हैं जीन, ठीक है, जीन कहते हैं। गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? गेहूं में पाया जाता है ग्लूटीन, ठीक है। गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है, मक्के में जीन पाया जाता है। तो ग्लूटीन की वजह से मक्के का आटा क्या होता है? मक्के का आटा बंध के नहीं रहता है, वो खुश्क रहता है, तो उसमें ग्लूटीन नहीं पाया जाता इस वजह से। अगर जो गेहूं होता है, गेहूं में जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? ग्लूटीन। ग्लूटीन की वजह से ही जो गेहूं का आटा होता है वो आपस में एकदम सटा रहता है और उसमें तन्यता रहती है। जब हम गेहूं के आटे को खींचते हैं तो उसमें तन्यता हो जाती है। इसीलिए जब हम गेहूं के फाइबर को हटा देते हैं, ग्लूटीन कहाँ पाया जाता है? अंदर के भाग में। जब हम गेहूं के फाइबर को निकाल देते हैं, मतलब चोकर को बाहर कर देते हैं, तो क्या होता है? उसकी तन्यता और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? आटे की अपेक्षा ग्लूटीन ज्यादा होता है। इसीलिए जो मैदा होता है उसमें गेहूं के ऊपर का पूरा पेरिकार्प वगैरह हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जो आटा होता है बहुत ही ज्यादा तन्यता वाला होता है, ठीक है। जो मैदा होता है बहुत ही ज्यादा तन्यता वाला होता है। तो हमने क्या समझा? मक्के की प्रोटीन को जीन कहते हैं और गेहूं की प्रोटीन को ग्लूटीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संभाव्यता होती है। प्रोटीन क्या होती है? इसको हम सीधे देख लेते हैं। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय। प्रोटीन का जो नेचर होता है, जो उसकी प्रकृति होती है, वो क्या होती है? क्षारीय होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जल संधियों के जोड़ में कौन सा द्रव पाया जाता है? कौन सा द्रव पाया जाता है, ठीक है। जो चल संधियां होती है, मतलब चल संधियां क्या होती है? हमारे शरीर में जो संधियां ऐसी होती है जो चलती रहती, जहां पे जोड़ है, ठीक है, जहां पे जोड़ है वहां पे हड्डियां मतलब स्थिर नहीं होती हैं, वो आपस में हिल डुल सकती हैं, वो होती हैं चल संधियां, ठीक है, मतलब वो चल सकती हैं। तो उस जगह पे जो जोड़ होते हैं वहां पे कोई द्रव पाया जाता है, उस द्रव को क्या कहते हैं? उस द्रव को बोलते हैं साइनोबियल द्रव। साइनोबियल द्रव कहते हैं, ठीक है। ये घुटनों के जोड़ में, कोहनी के जोड़ में, जो भी जहां से भी हड्डियां मुड़ती हैं, ठीक है, जहां पे ज्यादा वर्क होता है वहां पे ज्यादा द्रव पाया जाता है, ठीक है, कहीं कहीं पे कम पाया जाता है, बस इतना अंतर होता है। और जहां जहां जोड़ होता है, हड्डियां मुड़ती हैं, तो उस जगह पे ग्रीसिंग का काम करता है क्या? साइनोबियल द्रव, जो उसकी आसानी से जहां से हड्डियां मुड़ सकती हैं। यही होता है जब उम्र ज्यादा बढ़ती जाती है तो ये साइनोबियल द्रव जो है सूखने लगता है। जब ये सूखने लगता है तो क्या होता है? तभी घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता है और जो इंसान होते हैं उन्हें चलने उठने में भी
दिक्कत होती है, साइनोवियल द्रव सूखने लगता है। कितना क्लियर? यहाँ पे क्वेश्चन और आता है, बॉडी में सोडियम की अधिकता से अधिकता जब हो जाती है तो उस टर्म्स को क्या बोलते हैं? दोनों ही चीज एक साथ देखेंगे। सोडियम की अधिकता और सोडियम की न्यूनता, सोडियम की न्यूनता, दोनों को ही क्या बोलते हैं? सही से लिख दे, क्लियर नहीं है। जब सोडियम की अधिकता हो जाती है और सोडियम की न्यूनता मतलब कमी, क्या पूछते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम की अधिकता। जब बॉडी में सोडियम की अधिकता हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? और सोडियम की जो है कमी हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? तो अधिकता को बोलते हैं हाइपरनेक्लेनिया। क्या है? हाइपर नेक्लेनिया, हाइपरनेक्लेनिया हो गया। और सोडियम की न्यूनता को बोलते हैं हाइपो नेक्लेनिया। ये टर्म्स पूछे जाते हैं, ठीक है, ये टर्म्स पूछे जाते हैं। सोडियम की अधिकता को हाइपरनेक्लेनिया बोलते हैं, सोडियम की न्यूनता को हाइपरनेक्लेनिया बोलते हैं। न्यूनता को हाइपो और अधिकता को हाइपर। नेक्लेनिया वर्ड आपको याद रखना है। नेक्लेनिया किसके लिए? सोडियम के लिए यूज होता है। और जब अगर ज्यादा है तो हाइपर मतलब ज्यादा, और कम है तो हाइपो, हाइपो मतलब कम। तो इतना क्लियर? जब शरीर में सोडियम की अधिकता हो जाती है तो हाइपरनेक्लेनिया होता है, सोडियम की न्यूनता हो जाती है तो हाइपोनेक्लेनिया होता है। सिर्फ हाइपर और हाइपो चेंज करना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसार शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा संचार का मॉडल प्रतिपुष्टि का मॉडल है? कौन सा संचार मॉडल प्रतिपुष्टि का मॉडल है? प्रतिपुष्टि का मॉडल है। तो किसके मॉडल को प्रतिपुष्टि मॉडल कहा गया है? लॉसवेल मॉडल को। कौन से मॉडल को? लासवेल, लासवेल मॉडल को प्रतिपुष्टि का मॉडल कहा गया है, ठीक है, प्रतिपुष्टि का मॉडल कहा गया। तो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आ रहा है कौन सा मॉडल प्रतिपुष्टि का मॉडल है तो लॉसवेल मॉडल, ठीक है। ये क्या है? ये संचार के लिए विभिन्न प्रकार के मॉडल, अलग अलग प्रसार जो वैज्ञानिक है उन्होंने बनाए हैं। जैसे अरस्तु ने अलग बनाया है, लॉसवेल ने अलग बनाया है। इस तरीके से जो है कुछ मॉडल दिए गए हैं, वो उनमें से एक मॉडल है प्रतिपुष्टि का मॉडल, वो लॉसवेल मॉडल को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JSY, जो JSY संस्था है ये किससे संबंधित है? JSY संस्था संबंधित है, इससे सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? फुल फॉर्म देखेंगे। JSY क्या होता है? जननी सुरक्षा योजना। जे से जननी सुरक्षा, ठीक है, और योजना। जो ये है, जो जननी सुरक्षा योजना है वो किससे संबंधित है? किस चीज से संबंधित है? तो ये संबंधित है स्थानिक डिलीवरी से, ठीक है, स्थानिक डिलीवरी। डिलीवरी मतलब प्रसव, ठीक है, प्रसव। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है उसका प्रसव उसके स्थानिक जो हॉस्पिटलों में होता है वो कौन सी संस्था के द्वारा किया गया? JSY संस्था। ये किससे संबंधित है? डिलीवरी, यानी जो स्थानिक डिलीवरी है मतलब प्रसव है उससे संबंधित है। तो क्लियर? इतना क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन,
परम शून्य तापमान है। क्या क्वेश्चन है? परम शून्य तापमान है। परम शून्य तापमान है। ये क्वेश्चन शायद 2011 में पूछा गया है। परम टीजीटी में, टीजीटी के 2011 वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसमें पूछा गया है परम शून्य तापमान कितना होता है। परम शून्य तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? परम शून्य तापमान होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में एक ताप को रेफ्रिजरेटर में तापमान को नियंत्रित कौन करता है? मतलब रेफ्रिजरेटर का जो तापमान है, रेफ्रिजरेटर का जो तापमान है उसको एक समान कौन बनाए रखता है? मतलब एक समान बनाए रखता है। अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको कम करना है, कम हो रहा है तो उसको ज्यादा करना है, वो नियंत्रित करके रखता है, एक समान तापमान रखता है। तो क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट लगा होता है। थर्मोस्टेट लगा होता है जो कि क्या करता है? वो रेफ्रिजरेटर के तापमान को समान बना के रखता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन और आता है, जो रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया? रेफ्रिजरेटर का आविष्कार, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है जेम्स हैरिसन ने। किसने? जेम्स हैरिसन। ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये रेफ्रिजरेटर वाला, वो कहाँ से रिलेटेड है? वो शक्ति व्यवस्थापन के जो यंत्र है, शक्ति व्यवस्था के लिए जो हम उस कार्य को आसान करने के लिए कुछ यंत्रों का प्रयोग करते हैं ना, उसके अंतर्गत रेफ्रिजरेटर आता है। उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं आविष्कार। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार जेम्स हैरिसन ने किया था। ठीक है, अब एक पूछते हैं, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम, ये भी पूछा गया है। आम का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आम का वैज्ञानिक नाम है मेजीफेरा इंडिका। क्या है? मेजीफेरा इंडिका। मेजीफेरा इंडिका जो है ये आम का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये पूछा जाता है फलों में। जब हम फलों को पढ़ते हैं ना, फल में कौन सा शर्करा पाई जाती है, कौन से फल में कितना जो है पोषण मूल्य है, वो सब जब पढ़ते हैं वहां पे पूछा जाता है आम का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, आम मतलब मैंगो का वैज्ञानिक नाम हुआ मेजीफेरा इंडिका। क्लियर? मेजीफेरा इंडिका नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। मेजीफेरा इंडिका है आम का वैज्ञानिक नाम। जिस तरीके से हम लोग विटामिन के वैज्ञानिक नाम पढ़ते हैं ना, उनके रासायनिक नाम, उसी तरीके से आम का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है कृत्रिम सिल्क कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? रेयान। रेयान कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि जो रेयान रेशा है वो सिल्क के रेशे से मिलते जुलते गुण को रखता है। जैसे सिल्क बहुत ज्यादा चमकदार होता है, वैसे रेयान भी बहुत ज्यादा चमकदार होता है। पर रेयान क्या है? ये पहला मानव निर्मित रेशा है। ठीक है, क्या है? पहला मानव निर्मित। अगर आपसे पूछा जाए पहला मानव निर्मित रेशा क्या है, तो रेयान है। ठीक है, रेयान को पहला मानव निर्मित, रेयॉन क्या है? रेयॉन है पहला मानव निर्मित रेशा है। ठीक है, पहला मानव निर्मित रेशा। ये कृत्रिम सेल्यूलोज भी है। ठीक है, कृत्रिम सेल्यूलोज रेशा। ठीक है, कृत्रिम सेल्यूलोज रेशा भी है। रेयान
कृत्रिम सिल्क भी कहलाता है। और क्या कहलाता है? पहला मानव निर्मित रेशा कहलाता है, कृत्रिम सेल्यूलोज भी कहलाता है। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए जो कि बहुत ही अच्छे थे। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।